अक्सर ऐसा होता है ना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन तो बहुत करता है, पर जैसे ही लाखों करोड़ों के बजट और उससे जुड़ी भाग-दौड़ का ख्याल आता है, हम पीछे हट जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही स्मार्ट तरीके की बात करने वाले हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम का एक बहुत ही दिलचस्प सल्यूशन हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ये सच में मुमकिन है कि सिर्फ 500 रुपए में देश के बड़े-बड़े बिजनेस पार्क्स या शानदार शॉपिंग मॉल्स में हिस्सेदारी मिल जाए? और वो भी घर बैठे, ऑनलाइन, बिना किसी ब्रोकर के चक्कर काटे। सुनने में भले ही ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका जवाब वाकई में बहुत पावरफुल है। जी हाँ, इसका जवाब है रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है रियल एस्टेट की दुनिया का म्यूचुअल फंड। इसमें होता यह है कि बहुत सारे लोग मिलकर पैसा एक जगह जमा करते हैं और फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स उस पैसे से बेहतरीन कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ सेबी के नियमों के तहत होता है, ताकि हम जैसे निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि रीट्स आखिर कैसे एक आम निवेशक के लिए प्रॉपर्टी मार्केट के दरवाजे खोल देते हैं। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल तरीका, जहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, बेचने जाओ तो महीनों लग जाते हैं, और उसके रख रखाव और मैनेजमेंट का सिरदर्द तो अलग ही है। और दूसरी तरफ है रीट्स, जहां कुछ 100 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। इन्हें स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की तरह जब चाहे खरीद या बेच सकते हैं, और मैनेजमेंट की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो काम टॉप प्रोफेशनल्स की एक टीम संभालती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि रीट्स फायदेमंद हैं, पर सवाल ये है कि पर्दे के पीछे ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। पैसा जमा होने से लेकर मुनाफा बंटने तक इसका पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका प्रोसेस काफी सीधा और सरल है। पहला स्टेप, बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड की तरह, रेट छोटे बड़े सभी निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा फंड बनाता है। दूसरा स्टेप, उस बड़े फंड से बड़े बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या वेयरहाउस जैसी प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं। तीसरा स्टेप, इन प्रॉपर्टीज में जो बड़ी बड़ी कंपनियां किराएदार होती हैं, उनसे हर महीने किराया आता है जो रीट की इनकम होती है। और चौथा और आखिरी स्टेप, सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी मुनाफा बचता है उसे निवेशकों में डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा और जायज सवाल खड़ा होता है। इस बात की क्या गारंटी है कि पैसा सुरक्षित रहेगा और मुनाफा हम तक पहुंचेगा ही? यहीं पर सेबी के बनाए गए कुछ बहुत ही सख्त नियम काम आते हैं, जो खास तौर पर निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए ही हैं। पहला और सबसे मजबूत नियम यह है कि हर आरईआईटी को अपनी रेंटल इनकम से होने वाले नेट कैश फ्लो का, ध्यान दीजिए, कम से कम 90% हिस्सा निवेशकों को डिविडेंड के रूप में देना ही पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी मजबूरी है। और दूसरा बड़ा नियम ये है कि आरईआईटी को अपने टोटल फंड का कम से कम 80% हिस्सा सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज में लगाना होगा जो पूरी तरह से तैयार हैं और जिनसे किराया भी आ रहा है। अब ये नियम क्यों जरूरी है? ताकि आरईआईटी ज्यादा पैसा रिस्की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ना फंसा दे और निवेशकों को एक रेगुलर स्टेबल इनकम मिलती रहे। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली खेल तो प्रैक्टिकल में है। किसी भी रीच में पैसा लगाने से पहले यह बेहद जरूरी है कि उसे किसी भी स्टॉक की तरह अच्छी तरह से जांचा परखा जाए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह किसी अच्छे रीट को कैसे पहचानें? वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमें गहराई से नजर डालनी चाहिए? चलिए, इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देखते हैं। किसी भी रीट को एनालाइज करते समय इन 5 चीजों को जरूर देखना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज हैं कहाँ, उनमें से कितनी भरी हुई है, यानी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, उनके किराएदार कौन कौन है, उसकी असली कीमत यानी एनएवी क्या है, और उस पर कर्ज कितना है। इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम आगे नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का उदाहरण लेंगे। लेकिन यहां एक बात साफ कर दें, यह कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, बस एक केस स्टडी है ताकि एनालिसिस का तरीका समझ आ सके। अब देखिए, लोकेशन का मतलब सिर्फ शहर का नाम नहीं है, इसका मतलब है ग्रोथ। नेक्सस ने अपना फोकस हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई जैसे हाई ग्रोथ शहरों पर रखा है। मिसाल के तौर पर हैदराबाद में आजकल एआई और डेटा सेंटर्स पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका सीधा फायदा वहां की कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब बहुत सिंपल है, रीट की कितनी प्रॉपर्टी किराए पर उठी हुई हैं। मान लीजिए 100 दुकानें हैं और उनमें से 92 पर किराएदार हैं, तो ऑक्यूपेंसी रेट हुआ 92%। 90% से ऊपर का कोई भी रेट बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका साफ मतलब है कि किराए से होने वाली इनकम लगातार आ रही है।
नेक्सस का 92% का रेट एक काफी मजबूत संकेत है। अब आते हैं सबसे जरूरी मेट्रिक पर, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो ये किसी REIT की असली औकात बताता है। मतलब अगर आज REIT अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच दे और अपना सारा कर्ज चुका दे तो उसके बाद एक यूनिट होल्डर के हाथ में असल में कितने पैसे आएंगे, वही NAV है। और इसे निकालते कैसे हैं? ये भी बड़ा सिंपल है। प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू में से टोटल कर्ज को घटाकर उसे कुल यूनिट्स की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2025 तक नेक्सस की NAV 118 रुपए प्रति यूनिट कैलकुलेट की गई थी। और बस यही वो पॉइंट है जहां एक स्मार्ट इन्वेस्टर मौके को पहचानता है। अगर स्टॉक मार्केट में REIT का भाव उसकी NAV यानी उसकी असल कीमत से कम चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो डिस्काउंट पर मिल रहा है, और अगर भाव NAV से ज्यादा है तो मतलब है कि उसे खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा यानी रिटर्न्स। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, और वो है रिस्क। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत जरूरी है। अगर हम पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ने करीब 10.5% सालाना और माइंडस्पेस ने 16.3% सालाना का टोटल रिटर्न दिया है। यहां टोटल शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें डिविडेंड से मिली इनकम और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से हुआ फायदा दोनों शामिल हैं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है जिसे हर निवेशक को हमेशा याद रखना चाहिए, पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के रिटर्न्स की गारंटी नहीं होता। अपना पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जरा जोखिमों को भी समझ लेते हैं। पहला, अगर देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ती है तो रियल एस्टेट मार्केट में मंदी आ सकती है, कंपनियां ऑफिस खाली कर सकती हैं जिससे किराया घटेगा। दूसरा, अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो REIT के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है जिससे उसका मुनाफा कम हो सकता है। तीसरा, क्योंकि ये शेयर बाजार में लिस्टेड हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी इनकी कीमत पर पड़ता है, भले ही इनकी प्रॉपर्टीज अच्छा कर रही हों। और एक और रिस्क है किराएदार का। मतलब अगर ज्यादातर किराया सिर्फ एक या दो बड़ी कंपनियों से आ रहा है और उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी तो इनकम पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं भविष्य की, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, खासकर सेबी के एक नए नियम के बाद जो इस पूरे सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1 जनवरी 2026 से सेबी ने एक बड़ा नियम लागू किया है। अब से म्यूचुअल फंड्स REITs में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में दिखा सकते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। उम्मीद है कि इससे म्यूचुअल फंड्स का और भी ज्यादा पैसा REITs में आएगा, जिससे इनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी और हो सकता है कि ये निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स का हिस्सा भी बन जाएं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या REITs भारतीय निवेशकों के लिए अगला बड़ा मौका है? इस नए नियम के बाद REITs अब सिर्फ एक डिविडेंड देने वाले एसेट नहीं रह गए हैं, बल्कि अब इन्हें एक ग्रोथ एसेट की तरह भी देखा जा रहा है। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प अवसर है, लेकिन किसी के लिए भी ये सही है या नहीं, इसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर खुद ही खोजना होगा।